तो सबसे पहला फार्मूला है कैपिटल एम का। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहां पर मैं ए को अज्यूम कर रहा हूं सॉल्यूट और बी को सॉल्वेंट। ये मेरा अजम्पशन है, ध्यान रखिए, ये मेरा अजम्पशन है। और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर्स में। दूसरा स्मॉल एम, एन ए अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। तीसरा फार्मूला काई ए, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से चौथा फार्मूला काई ए और काई बी मतलब मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूंगा तो आएगा 1। काई ए काई बी को ऐड कर दूंगा तो आएगा 1। ये रहा फोर्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला क्या है मेरा? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? पी ए इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई ए। छठा फार्मूला पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। और सातवां फार्मूला पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू काई ए। ये ध्यान रखिए, तीन फार्मूले मैंने जो आप लोगों को बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला है हेनरी लॉ, ये वाला है राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ, और ये आखिरी वाला है डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ये वाला गैस और लिक्विड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये वाला लिक्विड और लिक्विड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये वाला गैस और गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों आइटम गैस में हो तो ये चीज इस्तेमाल करेंगे। गैस में कॉम्पोजिशन पूछे तो ये चीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं बेटा 8वें फार्मूले पर। टोटल प्रेशर अगर आपसे पूछे तो टोटल प्रेशर हमेशा पी ए प्लस पी बी होता है। 9वें फार्मूले पर सॉल्यूशंस के आर एल वीपी पर। इसमें आर एल वीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि डेल्टा पी बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा अजम्पशन है ए इज सॉल्यूट, बी इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर इस बात को जरा ध्यान रखेंगे, ये डेल्टा पीबी है, डेल्टा पीबी होता है पी नॉट बी माइनस पीबी, और इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलवीपी कहते हैं इसे। पी नॉट मतलब जब भी पी नॉट आ जाए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीबी मतलब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। एक ही बात है, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, एक ही बात है ये, और ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत एक विवाद वाला पॉइंट है। ये है मेरा सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर होगा, ये सॉल्वेंट्स का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अगर मैं यहां पर कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट खुद एस्केप नहीं कर पाएंगे, खुद एस्केप नहीं कर पाएंगे, खुद एस्केप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बट वेपर प्रेशर रहेगा तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही। आप इस बात को समझो, सॉल्यूट तो इसमें है ही नहीं। तो इसका अगर मैं कहूं कि इधर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, तुम कहोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों बातें सेम है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैंने देखा है बच्चों को। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब पीबी पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पीटी पूछ रहा है भाई, पीटी ही पीबी है एनवीएस के केस में, फॉर एनवीएस, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को हमने आज जड़ से खत्म कर दिया है, जो चीज हम लोग बता रहे हैं उनको दोबारा नहीं डिस्कशन करेंगे हम लोग। हाँ जी, एनवीएस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बाद है DFP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M है। ये डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है TB माइनस T नॉट B, ठीक है। अभी हमने आखिर में क्लास भी ली थी जिसमें मैंने आपको समझाया भी था KB का फार्मूला T नॉट B स्क्वायर वाला, ठीक है, वो भी ध्यान कर लेंगे। 11वां फार्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, M यहां पर मोलैलिटी है, याद रखिएगा, स्मॉल m है मोलैलिटी। 12th है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है CRT। अब इनमें एक बात ध्यान रखिएगा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेंट फॉर व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेंट फॉर दोस प्रॉपर्टीज जिसमें नेचर ना होकर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंसी होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डाला गया है, क्या सॉल्यूट डाला गया है, ये नहीं, कितना सॉल्यूट डाला गया है ये पूछा जाता है। पर इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊं, OP is considered as the best qualitative property, ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे अच्छा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इवन फॉर लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस, लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, उनके लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर एक कंसिडरेबल वैल्यू दिखाता है। जबकि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों के केस में वो वैल्यू बहुत बहुत छोटी आती है, बट अगर मैं ओपी की बात करूं तो ओपी के केस में वो वैल्यू बहुत बड़ी आती है। ये बात आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखाता है, बड़ी वैल्यू दिखाता है ओपी। तो इसका मतलब पहला एडवांटेज क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का? एडवांटेज ये है, इवन फॉर लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस सॉल्वेंट लाइक बायोमॉलिक्यूल, लाइक polymers, proteins, carbohydrates, etc., it gives the relevant value, बड़ी वैल्यू दिखाता है। और दूसरी बात अगर आप ध्यान करें, ये C पे डिपेंड करता है। C मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, कैपिटल M। तो मतलब ये कैपिटल M पे डिपेंड करता है, बाकी सब स्मॉल m पे डिपेंड करते हैं। कैपिटल M पे डिपेंड करता है, बाकी सब स्मॉल m पे डिपेंड करता है। इस बात को समझिए, मेरी बात को। तो आप कहेंगे सर हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि कैपिटल M और स्मॉल m में से स्मॉल m ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। फिर आप यहां पर कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, एक दूसरे को काट रही है सर। मेरी बात को समझिए, मैं जो कह रहा हूं, हम लोग क्यों नहीं कहते मोलैरिटी क्यों बेकार होती है? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज देता है, यही तो प्रॉब्लम है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां जो T है, ये T का मतलब है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है जनरली। यहां पर ये T का मतलब है रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू देता है वो अलोंग रूम टेम्परेचर में देता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर मुझे पहले से ही पता है, रूम टेम्परेचर के अलोंग देता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वैल्यू देता है, जिसकी वजह से जो इसका डिमेरिट था वो खत्म हो गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे भाई ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू देगा, तुम कहोगे हाँ ना, देगा, बिल्कुल देगा। बट मुझे तो पता है ना कि मेरी वैल्यू, मेरी प्रॉपर्टी, आपने जैसे कही है कि किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज करो 2 बार है, तो मुझे पता है ना ये 2 बार किस टेम्परेचर पर है, बात खत्म।
अगर मुझे नहीं पता होता किस टेम्परेचर पर है, दैट विल बी अ मेजर इशू, बट नाउ आई नो इट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से ये बात होती है और इस तरह से ये बात खुलती है। 12 फार्मूले हैं। इसके अलावा अनऑफिशियली मैंने आप लोगों को करवा रखा है अल्फा का फार्मूला I-1 अपॉन में N-1 फॉर डिसोसिएशन के लिए, और अल्फा की वैल्यू 1 - I अपॉन में 1 - 1 अपॉन में N फॉर एसोसिएशन। और जो बच्चे पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में नहीं थे, उनके लिए बता दूं, फॉर 100% डिसोसिएशन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर 100% डिसोसिएशन I की वैल्यू N के बराबर होती है। इसी तरह से यहां पर फॉर 100% एसोसिएशन I की वैल्यू 1 अपॉन N के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये बोल दूं, ये है मेरा एक NVS या जो भी आइटम है, सॉल्यूट है, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया फॉर से। क्या बोलोगे आप, क्या आंसर है? दोबारा सुनिए, मैंने कहा है ये मेरा एक सॉल्यूट है जो 100% डिसोसिएशन दिखा रहा है। 100% डिसोसिएशन दिखा रहा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? वेंट ऑफ फैक्टर की क्या वैल्यू होगी? कौन बताएगा मुझे? यस, 5। बिल्कुल सही जवाब। कैसे पता लगा 5? हमें पता लगा यहां से कि अगर ये तोड़ोगे तो इट विल गिव 4K प्लस और Fe CN6 4 माइनस। So ultimately total number of ions generated N is equals to 5. So I भी यहां पर 5 होगा, I भी यहां पर 5 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी इंट्रोडक्शन, भूमिका वाली बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने कोर प्रोसेस पर, जहां पर हम ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं 2.6 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। 2.6 क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कहा जा रहा है कि H2S is a toxic gas. H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell. It is used for the qualitative analysis. इस पहली लाइन में मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला, बकवास बकवास, छोड़ो, आगे पढ़ो। फिर कह रहा है if the solubility of H2S is इतना, यहां मिला मुझे दो काम की चीजें, दो काम की चीजें मिल गई। एक है STP काम का मिला है मुझे, और एक 0.195 काम का मिला है। दो चीजें काम की मिल गई मुझे। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मेरा दूसरा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी कम होने की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे काम की चीज मिली है STP, और दूसरी काम की चीज मिली है स्मॉल m। इस स्मॉल m का मतलब है कि 0.195 मोल्स पर केजी ऑफ वाटर है, पर केजी ऑफ वाटर। 0.195 मोल्स ऑफ H2S पर 1 kg ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है इसका मतलब, और 1 kg का ही मतलब है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमें दिया हुआ है। गुड। अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना। तो हमने दूसरी बात भी कर ली। सर STP का मतलब भी जरा बता दीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन STP हमें दे रहा है?
मेरे एसटीपी दे रहा है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 0.987 बार होता है बच्चों। और यहां हमें प्रेशर बार में लेना है, याद रखना, ये बार बार बोल रहा हूं कि प्रेशर हमें बार में लेना है यहां पर। तो प्रेशर है 0.987 बार। और हेनरी का, हाँ हेनरी का क्या है, हेनरी का फार्मूला सर उठा लिया हमने, ये रहा Pa इज इक्वल्स टू के एच इंटू का ये। तो क्या करना है अपन को यहां पर, Pa इज इक्वल्स टू के एच इंटू का ये फार्मूला है। अब Pa अपॉन में काई ए इज इक्वल्स टू के एच। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब सवाल आता है सर, पीए तो हमें पता है, प्रेशर तो 1 बार एटीएम है या फिर 0.987 बार है। व्हाट अबाउट काईए, काईए कैसे निकालेंगे? तो काईए निकालने का फार्मूला क्या है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। नाउ काईए का फार्मूला कौन मुझे बताएगा? काईए का फार्मूला है Na अपॉन में Na प्लस Nb। यस यस। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक रामबाण इलाज बोल रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसको Na अपॉन में क्या लिख दोगे? Nb। यस, क्योंकि Na प्लस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर 1000 ग्राम है भाई, 1000 ग्राम। आप मेरी बात समझो, याद करो, 11th में भी हमने बताया था 1000 ग्राम का मतलब है 55.55 मोल्स, याद है ना? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? 1000/18, मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल बी 55.55। ये तो याद कर लेना, डायरेक्ट 1000 के लिए यही आएगा। तो यहां से काईए की वैल्यू आ गई Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। कितने दे रखे हैं ए के मोल्स? 0.195 दे रखा है, 0.195 अपॉन में 55.55। इसको सॉल्व करके अराउंड 0.003 आएगा। ठीक है, अब आप पुट कर देंगे इन 1, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में। तो KH इज इक्वल्स टू PA अपॉन में काईए, PA है 0.987 अपॉन में काईए कितना दे रखा है? 0.003। तो अल्टीमेटली 987 अपॉन में 3 आ जाएगा, और 3 3 दा 9, जो भी है काट के, अच्छा जो भी है, ठीक है, ये आंसर है। और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? बार में आएगा। क्या कह रहे हो बेटा, एक और बार बोलिए। यस 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 यस, यही दिया होगा, वाटर ही दिया होगा, बेफिक्र रहिए। और याद रखिए यूनिट ऑफ KH इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ क्या होगा? PA। ठीक है, क्यों? क्योंकि काईए यूनिट लेस होती है, काईए यूनिट लेस होती है। इसको ध्यान से देखिए, इधर जहां मेरा पेन चल रहा है अभी, जहां मेरा पेन अभी चल रहा है इधर, इसमें यूनिट ऑफ KH इज डायरेक्टली इज व्हाट? द यूनिट ऑफ PA, दैट इज बार। ये एक नंबर का पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। KH की यूनिट बताइए, KH की यूनिट होती है बार, KH की यूनिट होती है बार, इस बात को ध्यान कर लीजिए। चलिए अब दूसरे वाले सवाल की तरफ भी रुक करते हैं, अपने 2.7 की तरफ करते हैं। अब सवाल चलते हैं 2.7 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2.7 कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CH। हेनरी लॉ का कांस्टेंट दे रखा है, पास्कल्स में दे रखा है, कोई बात नहीं, पास्कल्स के लिए डिवाइड कर दो 10 की पावर 5 से, तो बार में आ जाएगा भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें उसमें। ठीक है, या तो इस वाले एटीएम को, जो एटीएम दे रखा है, इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पास्कल्स में आ जाएगा, या तो उसको 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दो, वो एटीएम में आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कितनी CO2 की क्वांटिटी होगी, ये निकलवा रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब, कर देंगे, क्या बात है। हमें फार्मूला पता है, जल्दी से जरा फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला है PA इज इक्वल्स टू KH इंटू काईए, यही फार्मूला है। यस, निकलवा क्या रहा है? अमाउंट ऑफ
CO2, कितना CO2 डाल रहे हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। तो लेट कर लो x ग्राम CO2 डाल रहे हो तुम, या x मोल डाल रहे हो, x कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका लेट CO2 इज इक्वल्स टू x ग्राम। तो काई ए का क्या फार्मूला है, हमने अभी अभी क्या पढ़ाया तुमको, Na अपॉन में पहले लिखोगे Na प्लस NB, फिर क्या लिखोगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na। हाँ, नहीं तो कैलकुलेशन में भारी मार खाओगे फिर तुम, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और Na क्या होगा, गिवन मास ऑफ CO2 इज x, मोलर मास इज 44। अब NB क्या होगा, कौन मुझे बताएगा NB क्या होगा, यहां पर पानी है 500 ml, 500 ml है पानी, ध्यान करिए 500 ml, पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर पानी कह रहा है 500 ml है तो इसका मतलब 500 ग्राम है। तो अगर 1000 ग्राम के लिए, ऊपर चेक करिए ऊपर, अगर 1000 ग्राम के लिए पानी की नंबर ऑफ मोल्स 55.55 आएंगे, तो हाफ कर दो इसके लिए, हाफ करने पर कितने आएंगे, 55.55 का हाफ, यस 55.55 अपॉन में 2, ठीक है, 55.55 अपॉन में 2। अब कर दो पुट इन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये है तुम्हारी इक्वेशन 1। पीए, प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है, चेक करिए 2.5 atm, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 5 कर दिया मैंने, बात एक ही है। इसे नहीं करना चाहते मत करो भैया, क्या दिक्कत है, उधर से कर देना, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू KH, KH कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में काई ए, और काई ए कितना दे रखा है, ये है काई ए, ठीक है। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x अपॉन 44 इंटू 2 अपॉन 55.55, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बटे 22 इंटू 55.55। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको 1 मिनट दे, हाँ बेटा बताइए। यस 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 यस, एक ही बात है। इसके बाद आगे चलते, क्या कह रहे बेटा, यस एक्चुअली क्या होता है, रिलेशन होता है बेटा, ये है ना ऊपर मैंने लिख दिया देख, इज इक्वल्स टू, हमने क्या करा था, इन 10 की पावर 5 बार, ऐसे अमूमन ये है, ये रिलेशन है, समझ में आ गया, ये रिलेशन है, रिलेशन ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है बस। हाँ, 1.01 होता है, उसको हमने अप्रोक्स कर दिया, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू तुम मुझसे पूछो तो एक एटीएम का मतलब होता है 1.01 इंटू 10 की पावर, एक ही बात है, हमने उसको कर दिया है 1 अप्रोक्सीमेटली, उससे कोई फर्क कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं। सारे यूनिट्स ना लिखवा तो दिए, ये तो रहे यार, कहाँ घूम रहा है भाई तू, ये रहा प्रेशर 1 atm, 1 atm इज इक्वल्स टू 0.987 बार इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये देखना भाई सबसे ऊपर देख, सबसे ऊपर सारे यूनिट्स लिखवा दिए प्रेशर के, ये यूनिट्स बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से एक बार देख लीजिए, ठीक 1 मिनट का, आपको कुछ और कॉपी करने की जरूरत नहीं, आई विल शेयर द पीडीएफ इन द क्लास ग्रुप्स। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म
एंड डाइक्लोरोमीथेन दिए हुए हैं, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, हमने क्लोरोफॉर्म को मान लिया है A और डाइक्लोरोमीथेन को मान लो तुम B। ठीक है, और कह रहा है R इतना एंड इतना, प्योर वेपर प्रेशर। A का है 200 mm, B का है 415। इसका मतलब P नॉट A है 200 mmHg। अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी एक ही में है, एक ही यूनिट्स में है। और नॉट का मतलब क्यों है, नॉट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि प्योर की बात कर रहे हैं। और ये है 415 mm ऑफ Hg। Calculate the vapor pressure of solution by mixing 25.5 gram and 40 gram CH2Cl2। आप समझिए मेरी बात, ये है A का गिवन मास और वो है B का गिवन मास, और कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दे आर आस्किंग फॉर PT एंड PT विल बी PA प्लस PB। अब एक बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। यहां पर PT इज नॉट इक्वल टू PB, क्योंकि यहां पर PA 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बच्चा बता पाएगा ऐसा क्यों? यस, क्योंकि NVS नहीं है। PT is only equal to PB for non-volatile solute। जब non-volatile solute क्वेश्चन में दे रखा होगा, only then NVS दे रखा होगा, only then PT will be equal to PP, otherwise PT total pressure will be PA plus PB। Now interestingly, PA is what according to the Raoult's law, P naught A chi A। What is P naught PB? P naught B chi B। There is no need to calculate chi A and chi B। आप जानते हैं किसी एक को निकाल लोगे, दोनों अपने आप निकल जाएंगे। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, प्लस P नॉट बी 1 माइनस काई ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। मैं इतने बड़े कैलकुलेशन के अगेंस्ट, मैं कहता हूं सीधे काई ए निकालकर 1 माइनस काई ए करो और जो है उसको आंसर मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, बहुत इजीली हो जाएगा। अब सवाल आता है सर ये काई ए कैसे निकलेगा, जरा इसकी बात करें। अरे भाई काई ए इज व्हाट, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। What is Na? Given mass of A. What is A? Chloroform. Given mass of A is 25.5 ग्राम अपॉन में क्लोरोफॉर्म का मोलार मास। C का है 12 और एक हाइड्रोजन का, और 3 इंटू में क्लोरीन इज 35.5। क्या आ रहा है सॉल्व कर कर बच्चों? 119.5 119.5 अपॉन में Na, N is again this thing प्लस NB। अच्छा यहां पर हमने फिर दोबारा से Na अपॉन में NB क्यों नहीं किया? हाँ भाई, इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि वाटर नहीं है दूसरा वाला, वाटर होना चाहिए, वाटर एक्सेस में पानी होना चाहिए, इसलिए हम उसको ऐसा करते हैं। यहां पर दोनों चीजें ही एक्सेस में नहीं है। दूसरा है 40 ग्राम, तो NB कैसे निकलेगा? 40 ग्राम अपॉन में मोलार मास ऑफ CH2Cl2, 12 और 2 इंटू में 2 इंटू 35.5 कितना आ रहा है? यस 85। तो यहां से आ जाएगा सॉल्व कर कर काइए, और काइए को आप यहां डालोगे, पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, 1 माइनस काइए पता है, यहां से आप लोगों का पीटी निकल जाएगा। पीटी विल बी योर आंसर, आराम से निकल जाएगा। पर ये क्वेश्चन यहां पे एंड नहीं होता, एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट। यहां पर ये एंड नहीं होता। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये पूछ रहा है
जिसमें ये पूछ रहा है कि इनका फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालो। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगता है। वेपर फेज में निकालना है मुझे इनका वेपर प्रेशर। तो वेपर फेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, ओ सॉरी डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ लगाएंगे बच्चों। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहता है कि पी ए अगर निकालना है तो वो बराबर होगा पी टी इंटू काई ए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने काई ए डैश लिख दिया। तुम कहोगे सर काई ए डैश का मतलब क्या है, काई ए डैश का मतलब है वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज। ठीक है, वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज। याद रखना जब भी आप कहे कि कॉम्पोजिशन निकालो, कॉम्पोजिशन का मतलब ही है बच्चों मोल फ्रैक्शन, इस बात का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो चलिए पी इज इक्वल टू पीटी इंटू काई। अब पी ए कहां से निकल जाएगा, ऊपर से निकल गया, देखो इन दोनों को सॉल्व कर पी ए आ रहा है। पीटी कहां से निकलेगा, यही जो सॉल्व करके आ रहा है वो पीटी ही आ रहा है, मतलब पीए भी पता लग गया, पीटी भी पता लग गया, काई ए डैश निकल जाएगा। तो आप आराम से वीपी इन गैसियस फेज निकाल लेंगे। काई ए डैश निकालने के बाद ऑल्सो कर क्या लिखेंगे, काई बी डैश विल बी 1 माइनस काई ए डैश। इस तरह से आप उनके वेपर फेज में भी वेपर प्रेशर निकाल देंगे। अब मैं छोटा सा एक नंबर का एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो मुझे आप लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए ये काई ए और ये काई ए डैश और काई बी और काई बी डैश ये दोनों बराबर आ जाते हैं, मतलब वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में, वेपर प्रेशर वेपर स्टेट में, दोनों में बराबर आते हैं। मतलब जो कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट में है वही कॉम्पोजिशन उनकी गैसियस स्टेट में है। इस खास तरह के सॉल्यूशंस को क्या नाम देते हैं, नहीं, यस एजियोट्रॉप। कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, एजियोट्रॉप। जब वेपर प्रेशर मतलब कॉम्पोजिशन इन लिक्विड्स और कॉम्पोजिशन इन गैसियस फेज दोनों बराबर आ जाती हैं, उनको हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं ये सवाल, फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, हमने पीटी का फार्मूला लगाकर पीटी निकाल लिया। हाँ जी बेटा, नहीं कोई नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा एमएम ऑफ एच जी है। वहां पर हमें करना था जहां पर एक कुछ और यूनिट थी, एक कुछ और यूनिट थी। एक था हमारा एक अलग यूनिट में बात कर रहा था, दूसरा अलग यूनिट में बात कर रहा था, उसमें होता है एक पास्कल्स में है और एक एटीएम में है, दब अलग अलग दो यूनिट्स है बेटा। इधर दोनों यूनिट सेम है, देयरफॉर नो नीड। तो हमने क्या करा, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, हमने पीटी आराम से निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। इसके बाद सेकेंड पार्ट में इसने कहा वेपर फेज में निकालने के लिए, वेपर फेज में पीए इज इक्वल टू पीटी इंटू काई ए होता है, काई ए डैश लिखेंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज, काई ए डैश लिखने का मतलब, इस बात का ध्यान करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे उस पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन उसी की तरह का एक है। यहां पर कह रहा है कि वेपर प्रेशर ए का है इतना, बी का है इतना, इसका मतलब पी नॉट ए कितना दे रखा है 450, पी नॉट बी कितना दे रखा है 700। फिर कह रहा है फाइंड द कंपोजिशन इन लिक्विड इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600, मतलब पीटी इज इक्वल्स टू 600। मैं दोबारा आपको बता दूं बच्चों, ये है, कह रहा है कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पोजिशन शब्द का मतलब ही है मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब ही है मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। याद रखिए ये एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इट कैन कम इन एमसीक्यू एज वेल। तो हमें पता है पीटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। पीटी कितना है 600 इज इक्वल्स टू पी ए को हम लिख सकते हैं पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी अगेन 1 माइनस काई ए लिख सकता हूं, काई बी की जगह 1 माइनस काई ए कर दिया मैंने। 600 इज इक्वल्स टू पी नॉट कितना है 450 काई ए प्लस पी नॉट बी कितना है 700। अब मुझे नहीं पता, तो यहां पर हम ये भी कर सकते थे कि जब मुझे नहीं पता काई है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि मुझे काई है नहीं पता। इससे कैलकुलेशन शायद एक लाइन की छोटी हो जाए, अदरवाइज बहुत कुछ लंबा चौड़ा सर नहीं पड़ना। क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा पी नॉट बी
माइनस पी नॉट बी काई ए। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? काई ए। तो अगर काई ए कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक लाइन शायद कम होगी, आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। काई ए निकालना है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मतलब 450 माइनस 700 प्लस पी नॉट बी मतलब इधर आ जाएगा 700। 600 माइनस 700, ये 700 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 काई ए, और यहां से काई ए आ जाएगा माइनस 100 बटा 250 मतलब माइनस, हाँ माइनस माइनस कट जाएगा, तो इट विल बी 2/5। तो जब काई ए 2/5 आ जाएगा तो काई बे विल बी 3/5। बट दिस इज नॉट आवर पॉइंट। हमारा सेकेंड पार्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं वेपर फेज में इसकी कॉम्पोजिशन निकाल। अब फिर दोबारा से वही चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज में निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? वेपर फेज में निकालने का कॉन्सेप्ट है पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू काई ए डैश। नाउ व्हाट इज पी ए? पी ए कितना है? पी ए कितना है? कितना निकलेगा पी ए? कैसे निकालेंगे पी ए को? जल्दी बता दो। पी नॉट ए इंटू काई ए। यस, पी नॉट ए काई ए। टोटल वेपर प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है 600, डायरेक्टली पुट कर लेंगे हम 600 काई डैश। Now P naught is what? P naught is 450 into काई ए। काई is 2/5 अपॉन में 600, 5 निम 45, 0, 180/600, यह आ जाएगा 3/10, 0.3 आ जाएगा काई ए डैश, और काई बी डैश आ जाएगा 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिख रहा है पेपर। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2.9 से शुरू करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं। मैं हमेशा से मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको फॉलो करें या नहीं। छोटा सा फिगर बना ले। 2.9 की बात करता हूं। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8। यहां देखिए, यहां पर कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23 ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ओके, कह रहा है 50 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं, इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम पानी में डाला जाए। तो आप पे निर्भर करता है, आप ऐसे बना सकते हैं कि 50 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और उसको डाला जा रहा है 850 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, जिसका मोलर मास 18 होता है, ये तो आप जानते ही हैं, 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। देखिए यही लाइन मैं आपको बोल रहा था, यही लाइन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन। यहां तक क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब पी बी भी हो सकता है, पी नॉट बी भी हो सकता है। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर पीवी। वो हमसे पीवी पूछ रहा है, और आपको पता है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का केस है, यूरिया का केस है, पीबी ही पीटी है। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट पीबी और पीटी, इट इज द सेम स्टफ, एक ही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये मैंने बता दिया है। हाँ बेटा,
कैसे पता लगेगा कि एनवीएस है या नहीं? ये तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, यूरिया आपका सॉलिड है। उन सब क्वेश्चनों में क्या था, लिक्विड्स की बात हो रही थी। ये देखो खुद कह रहा है दो लिक्विड्स है। एनवीएस कभी लिक्विड नहीं होगा, वो हमेशा सॉलिड होगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होगा। तो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर अच्छा, तो यहां पर हम आराम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। क्या निकाल लेंगे हम? डेल्टा पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए, ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है, तो डेल्टा पीबी का फार्मूला मतलब है पी नॉट बी माइनस पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए, और काई ए का मतलब होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन पी। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा जरा नजर बचा के। पी नॉट बी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है प्योर वाटर का 23.8, तो 23.8 माइनस पीबी अपॉन में 23.8। कभी भी यूनिट्स को चेंज करने की मत सोचिए, सिर्फ तभी सोचना है जब एक ही क्वेश्चन में दो प्रेशर दे रखे हैं, एक क्वेश्चन में एटीएम, एक में बार, एक में बार, दूसरे में एमएमएचजी, तभी। अदरवाइज 99.99% चांस है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें आपको यूनिट बदलनी है, तो रिलैक्स रहिएगा। Now Na is what? Number of moles of A. A के मोल्स कैसे निकलेंगे? Given mass of A अपॉन में मोलर मास ऑफ A। मतलब गिवन मास है 50, मोलर मास है 60, फिर अपॉन में Na दोबारा आ चुका है, मतलब फिर 50 अपॉन में 60, और फिर Nb भी पूछ रहा है। Nb का मतलब है वाटर का गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 850 अपॉन में 18। जो बच्चा ये सोच रहा है, मैं दोबारा बता दूं क्या सर, यहां वाटर आ चुका है और वाटर आ चुका है बल्क में, तो क्या मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूं? मैं कहूंगा हाँ लिख सकते हो। तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, या फिर इसको 50/60 अपॉन में 850/18 लिख दो, दोनों सही होंगे, एकदम सही होंगे। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन में एक और कहानी में ट्विस्ट है। दे आर ऑल्सो आस्किंग वन मोर थिंग, रिलेटिव लोअरिंग निकालो। रिलेटिव लोअरिंग मतलब कितना कम हो गया। तो आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आपको डेल्टा पीबी भी निकालना। डेल्टा पीबी का मतलब है पी नॉट बी माइनस पीबी। तो पी नॉट बी तो दे ही रखा, और पीबी आप इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, आप यू आर कैलकुलेटिंग पीबी। तो इतना निकालने के बाद पी नॉट बी में से पीबी जरूर माइनस कर दीजिए और रिलेटिव लोअरिंग दिखाइए। यही होता है रिलेटिव लोअरिंग। सॉरी माय डिफॉल्ट, दिस इज लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। ये मैंने आज के फार्मूले उसमें भी कराया था, मैंने गलती से बोल दिया। ये रहा भाई, सिर्फ इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पीपी जब उसको डिवाइड कर देते हैं पी नॉट बी से, दिस विल बी रिलेटिव लोअरिंग। इसे रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं, याद रखना। तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये पूछ रहा है इसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है। चलो भाई, हो गया ये भी हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, मतलब 2.10 क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। 2.10 क्वेश्चन, 2.10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कितना सुक्रोज डालेंगे, लेट कर लो x ग्राम सुक्रोज इज एडेड। x ग्राम सुक्रोज डाला जाएगा, x ग्राम सुक्रोज जिसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल है। क्वेश्चन में देगा, आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुक्रोज का मोलर मास वो देगा। अपॉन में कितना है? पानी है 500 ग्राम पानी। ठीक है भाई साहब, 500 ग्राम वाटर। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, कितना डाला सच दैट वाटर बॉयल्स एट इतना। अब यहां पर दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक है 99.63 जिसका मतलब है जब सुक्रोज नहीं डाला था,
जब सुक्रोज नहीं डाला था इसका मतलब ये पानी के अकेले का था। सुक्रोज डालने के बाद हो गया ये, तो ये टी नॉट भी है और ये टीबी है। इतना तो बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। और एक और बात बता देता हूं, कई बच्चे क्या करेंगे, इनको पहले केल्विन में चेंज करेंगे फिर माइनस करेंगे। अरे भाई इतना लोड क्यों? डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, चाहे डिग्री में माइनस करो चाहे केल्विन में माइनस करो, माइनस विल बी द सेम। मतलब 100 माइनस 99.63 0.37 आएगा। तो 0.37 डिग्री लिख दो या फिर 0.37 केल्विन लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। माइनस का जो करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो सेम होता है, ध्यान रखिए। जो डिफरेंस करेंगे दैट विल बी द सेम। डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद फार्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ओके, तो ये आ जाएगा 0.37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केबी हियर? केबी कितना दे रखा है, वाटर के लिए नहीं दे रखा। आप चिंता नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको बोर्ड में दे रखा होगा केबी की वैल्यू 0.51 या 52, क्वेश्चन में देगा, आपको चिंता नहीं करना। फिर आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फिगर मैंने इस हिसाब से ही बनवाई है आपको, अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, ये फिगर इस हिसाब से बनाई है, क्या है, x 342 अपॉन में 500। क्या होता है फार्मूला मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकले, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मतलब x अपॉन में 42 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब 500। तो मोलैलिटी काफी आसान हो जाती है इस फिगर से, x अपॉन में 342 अपॉन में 500 पर ये ग्राम है, तो हम उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब जाकर ये सवाल हमारा फिनिश। 2.10 क्वेश्चन फिनिश। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई। अब आते हैं 2.11 क्वेश्चन। 2.11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए मेरी बात। कह रहा है, यहीं इसको पढ़ लेते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। लेट मी, इसको हम इजी कर देते हैं अभी। हाँ जी, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, सो कैन हमें दोबारा उसे क्वेश्चंस को वहां पर लिखना ना पड़े। चलिए अब चलते हैं इसके नीचे के दो सवाल करने में। 2.11 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हाँ बेटा बताइए। हाँ, मैंने अभी अभी कहा, आप लोगों ने सुना नहीं। आप लोग सुनिए, एक ही बात को हम बार बार बताएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये फार्मूले में टीवी केल्विन में होना चाहिए, परंतु अगर डिफरेंस है, क्योंकि डेल्टा ही है, दो चीजें हैं, तो केल्विन में हो या डिफरेंस उसमें हो, सेल्सियस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माइनस करके बेटा जी, केल्विन में माइनस करेंगे या फिर डिग्री में माइनस करेंगे, इट विल बी द सेम। इससे कोई टेंशन मत लो। जैसे मैं एक और अभी एक अगला क्वेश्चन इसी की तरह का है, मैं बता देता हूँ। 2.11 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमेशा 2.11 लेट द, करने का पेपर में यही तरीका है, लेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज x ग्राम। हम कई बार बोलते हैं सर हमने पेपर में तो करा है सवाल,
हमने पेपर में सवाल करा है, ये सवाल तो मुझे आता था, ये तो बहुत आसान था, ऐसी कई चीजें हम बोलते हैं और फिर पेपर में करके आते हैं सर हमें नंबर नहीं मिलते। हमारा ये हमेशा एक पॉइंट रहता है सर हम करके आए हैं पूरा, हमें नंबर नहीं मिले। पता है क्यों नंबर नहीं मिले? क्योंकि एक्चुअली में हमने करने का तरीका गलत कर दिया। करने के तरीके में बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई। तो लेट द मास, मैं सीबीएसई के तरीके से बता रहा हूं कि लेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज x ग्राम सबसे पहले। अब ये आप पे एंटायरली डिपेंड करता है फिगर बनाए कि ना बनाए, फिगर के कोई नंबर नहीं है, ये आपकी सहूलियत के लिए है कि x ग्राम इधर लिख दिया एस्कॉर्बिक एसिड और उसके ब्रैकेट में उसका मोलार मास आप लोग लिख दो। मोलार मास आप कैलकुलेट करेंगे 176 आएगा, मैंने कई बार कैलकुलेट करवा रखा है आप लोगों को, 176 ग्राम पर। अच्छा किस में डाला जा रहा है? 75 ग्राम एसिटिक एसिड। सिर्फ पानी के केस में ही Na अपॉन में Nv कर सकते हैं और वो भी तब जब पानी 500 ग्राम से ऊपर दे रखा हो, वो देगा ही देगा, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कह रहा है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अभी मेरे ख्याल से नंदिनी मुझसे पूछ रही थी कि सर डेल्टा टी भी क्या में रखना है, डिग्री में या केल्विन में? तो मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए उधर डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपने कहा सेम है, तो ये T0F है या TF है? सर ये दोनों में से क्या है? तो मैं पता है क्या कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है बाय, बाय मतलब इतना x ग्राम सुक्रोज डालने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया, तो ना तो ये T0F है ना ये TF है, ये डेल्टा TF है। तो ना तो ये TF है ना ये डेल्टा TF है, सॉरी T0F है, ये डेल्टा TF है। तो ये डेल्टा TF है हमारा सीधे एज इट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और मैं बार बार बता रहा हूं ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हो या 1.5 केल्विन हो, दीज आर सेम थिंग, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। 1.5 KF कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3.9 इनटू में m, मैंने अभी भी आपको बताया ना m निकालने का क्या सुंदर तरीका बताया यार, x अपॉन में 176 अपॉन में 175। मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए क्या बताया, ये अपॉन में ये निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर डिवाइडेड बाय ये मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। तो तीन चीजें हैं, दरअसल तीनों चीजों को डिवाइड करना है और कितना आसानी से हमारा सवाल हो जाता है। ये सवाल हमारा हो गया, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, वेरी इजी। चलिए आइए 2.12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.12 क्वेश्चन, 2.12 क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। पास्कल्स में निकालो, घबराना नहीं है बच्चों, मैंने आपको यूनिट बता दिया, आने दो भाई साहब, कर लेंगे कोई भी। फिर कह रहा है प्रिपेयर्ड इन डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर जिसका मोलर मास इतना है, इन 450 ml ऑफ वाटर। नाउ there will be a figure, yes we can draw a figure. How much 1 gram polymer is added? 1 gram polymer, ब्रैकेट में हमेशा इसका मोलार मास लिखा जाता है 185,000, इसका मोलार मास है, अपॉन में 450 ml ऑफ वाटर है। What a beautiful representation, you know. Now the formula we are also already aware of, pi is equals to CRT। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो निकलवा ही रहा है वो हमसे, मतलब पाई तो निकलवा ही रहा है, ठीक है निकाल लेंगे, पाई निकाल लेंगे। सी कितना दे रखा है भाई? सी कैसे निकलता है? सी मतलब वही जैसे उधर मोलैरिटी निकालते थे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 185 डिवाइडेड बाय 450, सेम एकदम, बस मास की जगह इधर हो गया वॉल्यूम, बस द रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। तो पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 185,000 डिवाइडेड बाय 450 अपॉन में 1000 इनटू में आर। बच्चों मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, आर की वैल्यू लर्न कर लो। हाँ अगर वो लेनी है बार में, बार में अगर चाहते हो आंसर बार में 0.082,
इनटू में टेम्परेचर यहां केल्विन में करना है, 37 डिग्री है, मैंने केल्विन में कर दिया, मैंने केल्विन में कर दिया भाई साहब। जो भी आंसर आप लोगों का आएगा वो आंसर बार में आएगा, क्योंकि ये जो 0.082 है ये बार लीटर पर मोल पर केल्विन की वैल्यू है, बार लीटर पर मोल पर केल्विन है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो बार में आएगा। बस इतना बता दो बच्चों, फिर उस आंसर का मैं क्या करूंगा, उसे क्या करना पड़ेगा पास्कल्स में करने के लिए, बस इजी इजी। वैसे तरीका क्या कहता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से करूंगा, 10 की पावर 5 से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू एक ही तो बात है। तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा, 1.01 इज इक्वलेंटली इक्वल टू 1, तो 10 की पावर 5 का 10 की पावर 5। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यस 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 बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में बहुत अच्छा पॉइंट पूछा इसने कहा सर अगर ये पूछे ही ना पास्कल वाला ड्रामा, अरे भैया नहीं करोगे फिर कोई टेंशन ही नहीं है यार, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। चलो इसके बाद हम लोग जाते हैं बैक एक्सरसाइज में, पर बैक एक्सरसाइज से पहले मैं आपका ध्यान एक बार कराना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आप लोग ये एग्जाम्पल जरा देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 2.12 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2.12। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, प्लीज बुक खोल लीजिएगा, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसने नहीं खोला कोई टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं लिख बता देता हूं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड जिसका मोलार मास हम लोग जानते हैं C6H5COOH होता है, उसका मोलार मास आप लोग निकाल लीजिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील कि उसका मोलार मास निकालना, 122 ग्राम निकलता है, 122 ग्राम निकलता है, और उसको डाल दिया है किसमें, कह रहा है 25 ग्राम बेंजीन में। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करके दिखाऊंगा, एक जैसा कि एनसीईआरटी में कराया है और एक मैं अपने तरीके से कराऊंगा, आप कुछ भी तरीके से करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 ग्राम बेंजीन में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है 2023 आप लोगों के पेपर में। तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को हमने डाल दिया है 25 ग्राम बेंजीन के अंदर। अब क्वेश्चन में कह रहा है शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 1.62 केल्विन, इसने कह दिया। बच्चे अगर ये डिग्री सेल्सियस दिया होता तो भी हम वो 1.62 ही लेते, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों में अटर कंफ्यूजन होती है, 1.62 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीएफ है या 1.62 केल्विन है, मैं बार बार बोल रहा था सेम थिंग, ये दोनों सेम है, हमें कन्वर्ट नहीं करना, ओके, वेरी क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन केएफ है 4.9, ठीक है, केएफ है 4.9, ओके गुड। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट डाइमर्स। अब बच्चों में बहुत क्रूशियल स्टेज पर आकर खड़े हो गए। क्या है क्रूशियल स्टेज, कि सर आपने हमें फार्मूले बताए हैं, डेल्टा पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, दूसरा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, चौथा पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी। अब सर इन चारों फार्मूलों में हमने वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करा, अगर मैं सब में वेंट ऑफ फैक्टर इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं आई 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 लगा दूं, आपको पता है आई का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर, और आई का अलग से फार्मूला होता है नॉर्मल मोलार मास
अपॉन में एबनॉर्मल मोलार मास, ये होता है इसका अलग से फार्मूला। बट मैंने आउट ऑफ द वे जाकर आप लोगों को एक फार्मूला बताया है, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू वन माइनस आई अपॉन में वन माइनस आई। मैंने आउट ऑफ द वे जाकर ये दो फार्मूले भी बताए हैं जो आप सीबीएसई एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं इस क्वेश्चन को इस वाले फार्मूले से और इस वाले फार्मूले से दोनों से करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले मेरा एक सवाल जो 90% जनता कंफ्यूज रहती है कि सर वेंट ऑफ फैक्टर कब इस्तेमाल करना है और वेंट ऑफ फैक्टर कब इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमें नहीं समझ में आता कई बार एट टाइम्स। तो इसका जवाब बहुत आसान तरीके से मैं दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन में एसोसिएशन, डिसोसिएशन ऐसे शब्द आ जाए, एसोसिएशन, डिसोसिएशन या वेंट ऑफ फैक्टर खुद आ जाए, तो आपको उन सारे फार्मूलों में आई 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 लगा देना है, वेंट ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन बन जाता है वो अपने आप। जब भी क्वेश्चन में एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर ये शब्द आप देख लें, इसका मतलब आप उन्हीं फार्मूलों के राइट हैंड साइड में आई 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 लगा दें, सर वही फार्मूले वेंट ऑफ फैक्टर के फार्मूले बन जाते हैं। पहली चीज, अगर ये शब्द नहीं दिखते आप आई आई नहीं लगाएंगे। जैसे कि जरा पीछे वाले क्वेश्चनों में तो देखो बच्चों, क्या यहां पर उसने कहीं पर किसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिखे हैं? let me zoom for you, let me zoom for you। किसी भी क्वेश्चन में कोई शब्द एसोसिएशन, डिसोसिएशन या वेंट ऑफ फैक्टर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, तो क्यों लोड लेना है? नहीं दिख रहा मतलब नहीं करना, बात खत्म, दैट्स इट, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लिखा, हमने लिखा नहीं सर इस क्वेश्चन में, आप वेंट ऑफ फैक्टर क्यों लिखोगे? क्योंकि भाई क्वेश्चन में एसोसिएशन, डिसोसिएशन दे रखा है, सिंपल सी बात, सिंपल। आई डोंट वांट टू मेक इट हैसल। तो ये दे रखा है, तो हम सर क्या करेंगे? सर डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम इंटू आई लगाओगे, और क्या करोगे? क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। अब डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है? 1.62, केएफ कितना दे रखा है? 4.9। मोलारिटी कैसे दे रखी है भाई बता दो, अब तो कैसे निकालेंगे? इतनी बातें बता दी मैंने, ये अपॉन में ये मतलब 2 अपॉन में 122 अपॉन में 25 अपॉन में 1000 इनटू में आई। यस, इनटू में आई भी तो है भाई, इसको क्यों भूल जाते हो? सर ये क्यों है इनटू में आई, ये बता दो जरा एक बार भाई। इनटू में आई यूं है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन है। सर ये वेंट ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में डाइमराइजेशन शब्द आ चुका है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब इसको सॉल्व करने पर आई लगभग 0.503 के आसपास निकलेगा यार, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, आ गया आई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जा रहा है सर, बिल्कुल। अब हमने क्या फार्मूला लगा देना है? अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है भाई सर, ओके, गुड, गुड गोइंग सर। इस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों को 1 माइनस आई कितना है? 0.503 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन कितना है? ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, एन का मतलब होता है एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है डाइमराइज, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 2 है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। ट्राइमराइज, इसका मतलब एन की वैल्यू 3 है। टेट्रामराइज, एन की वैल्यू 4 है। तो ये ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में कितने मॉलिक्यूल में टूट रहा है, एन वो होता है, और एसोसिएशन में कितने मॉलिक्यूल में जुड़ रहा है वो होता है। दीज आर द डिफरेंसेस, अदरवाइज देयर इज नो सच डिफरेंस, देयर इज नो अनदर डिफरेंस, कोई ऐसा कुछ और सच डिफरेंस नहीं है। तो यहां से 1/2 कर दिया। सर आपने 1/2 क्यों कर दिया, एक बार समझाइए। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था डाइमराइजेशन, इसको सॉल्व कर कर अराउंड अराउंड आ जाएगा आप लोगों का 0.99 समथिंग आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए
फॉर परसेंटेज 99 पॉइंट समथिंग %। ये है तरीका नंबर 1। अब मैं आता हूं तरीके नंबर 2 पर, और एनसीईआरटी का तरीका। फॉर एनसीईआरटी का तरीका we will use what? We will use the normal formula I का, that is normal molar mass upon में abnormal। I कैसे निकलेगा? नॉर्मल मोलार मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलार मास। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, क्योंकि नॉर्मल मोलार मास हम जानते हैं 122 ग्राम है, एबनॉर्मल नहीं जानते भाई, एबनॉर्मल नहीं जानते, एबनॉर्मल नहीं जानते, कोई बात नहीं। एबनॉर्मल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, वही वाला फार्मूला ऐसे लिखेंगे पेपर में, नाउ फॉर, अच्छा, एबनॉर्मल मोलार मास, एबनॉर्मल मोलार मास के लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। इधर आई नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं नॉर्मल मोलार मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलार मास वाला, इसमें आप वेंट ऑफ फैक्टर उधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप यहां से वेंट ऑफ फैक्टर नहीं निकाल रहे। पहले आपने यहां पर क्यों लगाया आई इस वाले तरीके से? क्योंकि आप यहां से वेंट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं। भाई मेरा यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला तो ये है, तो सर इस फार्मूले से आप क्या निकाल रहे हैं? इस फार्मूले से मैं एबनॉर्मल मोलार मास निकाल रहा हूं भाई, एबनॉर्मल मोलार मास निकाल रहा हूं। तो डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है? 1.62। केएफ कितना है? 4.9। इनटू में मोलारिटी कैसे निकलेगी? 2 ग्राम अपॉन में एक्स। तो हमने यहां अज्यूम कर लिया है कि मोलार, एबनॉर्मल मोलार मास इज व्हाट? एक्स ग्राम। एबनॉर्मल मोलार मास मेरा एक्स ग्राम, अपॉन में 25 अपॉन में 100,000। ध्यान से देख लो, ये क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलार मास होता है, यहां मोलार मास मैंने एक्स लिख दिया। एक्स का मतलब क्या है? ये एबनॉर्मल मोलार मास है, एबनॉर्मल। ठीक है, दोनों सवाल एकदम अलग तरीके के हैं। यहां से हम x निकाल लेंगे, यहां से आप x निकाल लेंगे, 242 के अराउंड आएगा आंसर, 241.98 समथिंग आता है, और पुट कर देंगे इन 1, पुट इन 1। ये क्या है? एबनॉर्मल मोलार मास, पुट इन 1। तो आई की वैल्यू आ जाएगी क्या बच्चों? क्या आ जाएगी आई की वैल्यू? फटाफट से बता दीजिए। नॉर्मल मोलार मास कितना था? 122। मोलार मास कितना आ गया? 241.98, लगभग 0.503। अब आप जरा बच्चों देख लीजिए, यहां पर आई कितना आ रहा था? 0.5। बस, यस। तो इसका मतलब सर कुछ भी तरीका कर लो, कुछ से भी तरीके से कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने आपको इसको वैसे वाले तरीके से भी बता दिया है। इसके बाद वही अल्फा का फार्मूला लगाओगे और आंसर पाओगे। इसका मतलब डायरेक्ट आप आई की, डायरेक्ट इसी फार्मूले में आई मल्टीप्लाई कर दो। आपका मन कर रहा है नहीं करना, मत करो। आप नॉर्मल फार्मूले से निकालो, विदाउट आई के फार्मूले से निकालो, और फिर आई के इस फार्मूले में डालकर आई निकालो। दोनों तरीके बता चुका। अब मैं चल रहा हूं, बहुत हो गया ये खेल, अब मैं चल रहा हूं बैक एक्सरसाइज। ये सवाल बहुत अच्छा था मैं बहुत इसको ऊपर रिलाई कर रहा हूं कि ये सवाल पेपर में आने वाला है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, और एक और बार ये वाली बात बता देता हूं कि कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग का जैसे निकाल रहे हैं, तो डेल्टा पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू का, ये वेंट ऑफ फैक्टर का है, डिसोसिएशन एसोसिएशन है, इनटू में आई लगा दो। इस तरीके से कर लो सवाल, ठीक है। आप कहोगे नहीं मुझे इनटू आई नहीं लगाना, मत लगाओ यार। आई का मतलब है नॉर्मल मोलार मास अपॉन में एबनॉर्मल।
यहां से आप नॉर्मल मोलार मास तो आपको पता ही होगा, जैसे NaCl है मान लो, तो Na का है 23, Cl का 35.5, तो आ जाएगा 35 58.5, ये नॉर्मल मोलार मास आ गया एक पार्ट। और एबनॉर्मल यहां से करो, यहां अब आई नहीं लगेगा, यहां बिना आई के मोलार मास कैलकुलेट करो और फिर वहां पर आई डाल दो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इन वाले फार्मूलों का इस्तेमाल करिए या डायरेक्ट इन वाले फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करिए। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, ठीक है। डायरेक्ट आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट आई का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। अब जरा बैक एक्सरसाइज खोल लीजिए जरा सभी बच्चे, मेरा निवेदन है कि बैक एक्सरसाइज आप लोग खोल लीजिए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड बताऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चंस क्योंकि वैसे ही हैं जैसे हम कर चुके हैं, आसान है, तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस बताऊंगा, सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। खोल लिया? ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं 2.16, ये तो बहुत इजी सा है, rather I will go for 2.17। 2.17 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप लोग? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। 2.17 कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa, किलो पास्कल्स, एट 300 केल्विन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, इसका मतलब दिस इज दरअसल P नॉट A, P नॉट B, क्योंकि मैं वाटर को हमेशा B मानता हूं, ये मेरी आदत है, सॉल्वेंट को हमेशा B मानना। तो ये है तुम्हारा P नॉट B। तो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। 1 मोलल मतलब मोलालिटी इसने दे दी है 1 मोलल, ठीक है। अच्छा, स्मॉल m अगर 1 मोलल है तो मुझे फटाफट से बता दो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ NVS इन, जल्दी बताओ, यस, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और जैसे ये 1000 ग्राम वाटर आ जाए ना, तुम्हारे मन में छप चुका है NB कितना है। अरे वाह मेरे शेर। और काई ए क्या होगा, काई काई बी क्या होगा, काई बी NB अपॉन में, या काई ए कैसे निकालोगे, Na अपॉन में Na प्लस NB। और फिर पेपर में कैसे करोगे, Na अपॉन में, हाँ, तो काई ए कैसे निकालोगे, 1 अपॉन में 55.55, ठीक है। बस और क्या चाहिए इसके बाद, यस यस यस, इसके बाद क्या कह रहा है, हमें तो भैया फार्मूले से मतलब है, P नॉट बी माइनस PB अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू काई। अब आपको एक बात बताता हूं, हर एक क्वेश्चन RLVP का राउल्ट्स लॉ से हो जाता है। मतलब इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस फार्मूला, अगर आप सीधे फार्मूला लगाते हैं PB इज इक्वल्स टू P नॉट बी इंटू काई बी, तो भी आंसर आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले सेम है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें इस फार्मूले को, यही आएगा। तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो फिर बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो ये वाला फार्मूला लगा देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आ जाएगा, वही आएगा, सब कुछ आएगा। बट एक्चुअली में CBSE के आंसर की के हिसाब से चले तो आप लोग कोई रिस्क मत लीजिएगा। आप RLVP का क्वेश्चन है तो RLVP से करिएगा, NVS का कोई क्वेश्चन है इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा। ये तभी लगेगा जब वो प्योर लिक्विड कह रहा है A, प्योर लिक्विड कह रहा है B, राउल्ट लॉ ऐसे कह रहा है, तो ही ये फार्मूला लगा। आंसर इससे आ जाता है, बट आप लोग नहीं करेंगे। मैं बहुत क्लियरली आज बोल रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं है तो नहीं बोल रहा हूँ।
उनके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर मुझे नहीं पता लग रहा। नहीं क्या पता लग रहा, नहीं करेंगे इस फार्मूले से। पी नॉट भी कितना दे रखा है, 12.3 kPa। सर इसको आपने पास्कल्स में नहीं बदला तो क्या हो गया, जो आंसर आएगा वो भी केपीए में आ जाएगा, ये केपीए में दे रखा है। तो चेंज के लिए भी मैंने मना किया है, चेंज मत करिए, कम से कम चेंज वाले क्वेश्चन, यूनिट्स चेंज वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, सीबीएसई में बड़े कम आते हैं। तो इसका मतलब पी नॉट बी दे रखा है 12.3, तो मैंने वो एज इट इज ले लिया। फिर 12.3 इज इक्वल्स टू व्हाट इज काई ए, काई ए क्या आएगा 1 अपॉन में 55.55। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों का पीबी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.18 पे चलते हैं। 2.18 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। कितना मास डाल रहे हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में छूटते ही लेट द मास ऑफ NVS इज इक्वल्स टू x ग्राम। कितना डाल रहे हैं, x ग्राम NVS डाल रहे हैं। मोलार मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, उसने क्वेश्चन में दे रखा है। किसमें डाल रहे हैं, 114 ग्राम ऑक्टेन में, 114 ग्राम ऑक्टेन। आपको मजे की बात बताऊं, ऑक्टेन का मोलार मास 114 ही होता है, मतलब एक मोल ऑक्टेन है यहां पर। ठीक है, ऑक्टेन निकाल लेंगे, C8H18 निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना डालें कि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अब मैं ये क्वेश्चन करवाता नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताऊं मैंने क्यों करवाया इसको, एक खास कारण की वजह से, क्योंकि यहां पर एक शब्द है रिड्यूस इट्स वेपी टू 80%, ये क्वेश्चन में कह रहा है। बट अगर ये कहता है रिड्यूस इट्स वीपी बाय 80%, ये दो अलग अलग सिनारियो है, ये दो अलग अलग केस है। रिड्यूस इट्स वीपी टू 80% का मतलब है कि जो पीबी है वो पी नॉट बी का 80% है। पीबी क्या है, 80% ऑफ पी नॉट। शुरुआत का 80% है। बट अगर कहता है रिड्यूस्ड बाय 80%, 80% कम हो गया लाला जी, उस केस में ये 20/100 होता। बाय मतलब कम हो गया, टू मतलब 80% तक पहुंचा है लुढ़क कर। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा एरर होते हैं क्वेश्चंस ना, जल्दबाजी में मत पढ़िएगा। हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार ये तो मुझे आता है फटाफट से, पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बाद में कह रहे अरे यार टू तो देखा ही नहीं, बाय तो देखा ही नहीं। किस बात की जल्दबाजी है भाई इतनी, पेपर जब तक छीनने ना आ जाए ना तब तक देना नहीं है, बेवकूफी नहीं करनी। इसका मतलब 0.P0B हो गया। अब फार्मूला लगाना है P नॉट बी माइनस पी बी अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए। तो P नॉट बी अगर P नॉट बी ही लिखोगे तो पी बी हो जाएगा 0.8 P नॉट बी अपॉन में P अपॉन में Na अपॉन में Na प्लस N। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ऊपर से P नॉट बी लेकर कॉमन लेकर कट जाएगा, तो 1 माइनस 0.8 रह जाएगा, इधर तो 0.2 रह, और इधर Na की बात करो तो गिवन मास अपॉन में मोलार मास 40, इधर भी x अपॉन में 40 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 114 बटे 114 1 होता है, N भी होगा 114 गिवन मास, मोलर मास 114 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.19 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.19 पढ़ रहे हैं। 2.19 में कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है। ठीक है, 30 ग्राम NVS डाला है, ओके गुड, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ओके 90 ग्राम पानी में, ठीक है गुड, गुड एनफ।
फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर, फर्दर की बात रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, इतना तो पढ़ लो, फर्दर की बात बाद में, वो केस 2 में पढ़ेंगे। तो केस 1, जब 30 ग्राम एनवीएस डाल रहा है 90 ग्राम पानी के अंदर, कह रहा है वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8, इधर वाटर का वेपर प्रेशर 2.8 kPa है। जब 30 ग्राम एनवीएस 90 ग्राम पानी के अंदर डाल चुका है, वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ, ओके गुड 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 गुड। एनवीएस का मोलार मास निकलवा रहा है, x मान लिया, फार्मूला लगा रहे हैं P नॉट बी माइनस PB अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू काइए, ओके लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया नहीं, दिखा नहीं इतनी बार, पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मैं इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। क्वेश्चन आया नहीं पेपर में, बहुत ज्यादा चांस है इस बार आएंगे, ठीक है। Na का ये क्या होता है, Na अपॉन में Na प्लस Nb, ओके ओके। P नॉट बी क्या दे रखा है बच्चों, नहीं दे रखा P नॉट बी, ले P नॉट बी भी नहीं दे रखा, वो भी पूछ ही रहा है क्वेश्चन। Pb कितना दे रखा है 2.8 अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू Na, Na क्या होता है गिवन मास 30 अपॉन में x अपॉन में 30 अपॉन में x प्लस nb, nb मतलब 90 अपॉन में 18, यहां मैंने अपॉन में ऐसे क्यों नहीं कर दिया, na अपॉन में na b क्यों नहीं कर दिया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वाटर एक्सेस में नहीं, यस यस यस। तो यहां पर इस बात का भी ध्यान करना है, इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा ना, तो नीचे अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे 18 पंजे आ जाएगा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा x, ये आ जाएगा 30 प्लस 5x, x से x कट जाएगा, सो इट विल बी वेरी इजी। जो हमें दिख रहा है बहुत टफ, वो बहुत इजी हो रहा है दरअसल। ये आ जाएगा 30 अपॉन में 30 प्लस 5x, बहुत कुछ मुश्किल सा नहीं है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर आप दोनों को अलग अलग से ले लें, इधर भी ले लें एक बार इसके साथ भी ले लें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2.8 अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 30 प्लस 5x, फिर ये इधर 1 उधर चला जाएगा माइनस का, और ये इधर आ जाएगा, मतलब ध्यान से देखिए 1 माइनस 30 अपॉन में 30 प्लस 5x, ये उधर चला गया, और उधर आ जाएगा 2.8 अपॉन में P नॉट, ये ऊपर चला जाएगा 30 प्लस 5x माइनस 30 अपॉन में 30 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन में P नॉट बी, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x अपॉन में 30 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन में P नॉट बी। समझ में आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इससे और सॉल्व नहीं हो सकता। अब केस 2 में कह रहा है भाई कि और ज्यादा 18 ग्राम पानी डाल दिया, 18 ग्राम पानी और डाल दिया, 18 ग्राम पानी और डाल दिया, 18 ग्राम पानी और डाल दिया, तो ये हो गया 30 और x, और ये हो गया 90 प्लस 18, ठीक है 90 प्लस 18, और इस केस में पीबी 2.8 नहीं है, 2.9 है। तो सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं बेटा एक रिलैक्स होकर, ये 90/18 था ना, ये इस बार हो जाएगा 108/18, तो 5 नहीं आएगा 6 आ जाएगा, तो जहां जहां पर ऊपर 5 है वहां वहां 6 आ जाएगा, तो आप लिखोगे इधर 6x अपॉन में 30 प्लस 5x, 30 अपॉन में 6x इज इक्वल्स टू 2.8 की जगह 2.9
पी नॉट बी। और बड़ा क्लियर है यार, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे पी नॉट बी से, पी नॉट बी उड़ जाएगा, एक्स निकल जाएगा, जो एक्स आएगा उसको फिर किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, पी नॉट बी आ जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कौन सी इतनी बड़ी कैलकुलेशन है जो आप डायरेक्ट नहीं करें, ऐसे सीधे भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, कर दो, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर, इसके बाद 2.20 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप 2.20 क्वेश्चन। एक बार दोबारा बता भी देता हूं कैसे करना है 2.20 क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है 5% सोल्यूशन, कह रहा है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% सोल्यूशन है केन शुगर का इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। ठीक है भाई साहब, 271 केल्विन है 5% केन शुगर। तो जब भी ऐसे परसेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो लेट कर लो टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो इसमें सॉल्यूट होता है A और यहाँ पर वो सॉल्यूट है केन शुगर, वो है 5%, मतलब 5 ग्राम, मतलब सॉल्वेंट है B, मतलब वाटर, और वो है 95 ग्राम। सही चल रहा है भाई, एकदम सेट। फिर क्या कह रहा है, इसकी फिगर बन जाएगी, कितना केन शुगर है, 5 ग्राम केन शुगर है, कितना मॉलिक्यूलर मास होता है केन शुगर का, 342 ग्राम होता है। याद करिए मैंने आपको बता रखा है केन शुगर ही होता है सुक्रोज बायोमोलिक्यूल्स में, केन शुगर ही होता है बायोमोलिक्यूल सुक्रोज, 342 ग्राम। अच्छा फिर किस में डाल रहे हैं, 95 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं, 95 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं। तो हम लोग इसके फार्मूले में लगा देंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम, इट्स नॉट अ बिग डील। डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ निकलता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और अगर मैं टी नॉट एफ की बात करूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, पर यहाँ पर केल्विन में दे रखा है, तो आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन आया, अभी बच्चा पूछ रहा था ना, यहाँ पर क्वेश्चन आया, इसलिए मैं इसको करवा भी रहा हूँ। तो अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस और 271 केल्विन ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहां पर तो कन्वर्जन है, यहां पर कन्वर्जन है। तो आप जानते हैं प्योर वाटर का 0 डिग्री होता है, तो 273 ले लो। कई बच्चे पूछते हैं सर 273 लेंगे या 273.15 लेंगे, अरे यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, 273 केल्विन ले लू के छट्टी करो, माइनस 271, मतलब डिफरेंस आ गया 2, हटाओ हटाओ, के एफ इंटू में एम। एम कैसे निकलेगा, एम निकलता है 5 अपॉन में 342 अपॉन में 95 अपॉन में 1000, याद रखना क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, केजी में होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, सर के एफ निकालूंगा, ध्यान से समझिए मेरी बात। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में केस 2 भी दे रखा है ना, इसीलिए तो केस 2 के लिए के एफ नहीं दे रखा, तो यहां से मुझे दरअसल के एफ निकालना है। तो के एफ निकल जाएगा 2 इंटू में दिस होल 13.99 अराउंड निकलेगा के एफ, जहां तक मेरा वो है 14 के अराउंड निकलेगा के एफ, आप चेक कर लीजिएगा 14 के अराउंड निकलेगा। अब इसमें केस 2 भी है,
आपके मन में नाना प्रकार के सवाल होंगे कि सर हमने यहाँ पर KF क्यों लिखा 14 निकाला क्यों, हम क्यों नहीं इसमें KF 1.86 लिख सकते थे। अब दो चीजें भैया देखो, पहली चीज यहाँ पर कह रहा है उसी में फिर से वो 5 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है। अच्छा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ना 273.15 दे रखा है, तो आप 1.5 लगा लीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर KF रखा है, क्योंकि पेपर में ना याद रखिए KF और KB की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, और अगर नहीं दे रखा KF और KB की वैल्यू क्वेश्चन में, अगर KF और KB की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी उसने बच्चों, इसका मतलब आपको ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है केस 1 केस 2, तो इसका मतलब KF निकाल कर दूसरे केस में पुट कर देना है। अब केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज डाला है। अब सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ फिगर इज सेम, बस एक चीज अलग होगी, बताइए क्या। 5 ग्राम ब्रैकेट में 180 ग्राम, यस यस, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम, बस एक चीज अलग है कि शुगर केन शुगर की जगह ग्लूकोज आ गया, वही सेम आ जाएगा इधर भी, सब कुछ -x निकालना है इधर, TF निकालना है यहाँ पर, T0F इज द सेम, T0F इज द सेम बेटा। हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ पर TF निकालना है ना। KF हम क्या पुट करेंगे, KF वही पुट करेंगे जो ऊपर से निकाला इक्वेशन 1 से। आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया 114 इनटू में। मोलालिटी में क्या करेंगे, सेम यही चीज कर देंगे बेटा जी, बस एक छोटा सा अंतर है, 5 अपॉन में 180 आ जाएगा, बस 5 अपॉन में 180 और अपॉन में 95 अपॉन में 1000, ये सब कुछ सेम रहेगा, और इससे आप KF आराम से निकाल लेंगे, TF आराम से निकाल लेंगे। TF मेरे ख्याल से 269 समथिंग आएगा इस क्वेश्चन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा केल्विन इस क्वेश्चन में। ये यहाँ से ये क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है 2.20 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बिना समय बर्बाद करे हुए हम 2.21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.21 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, और मुझे मेरे ख्याल से याद नहीं है कि पिछले 10 साल में कहां पर आया था ये क्वेश्चन, बहुत आया नहीं है, ये रेयर है, ये 2.21 क्वेश्चन रेयरली आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी एक स्टार क्वेश्चन मानूंगा, डबल स्टार क्वेश्चन, एक स्टार क्वेश्चन मानूंगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग AB2 एंड AB4, दो कंपाउंड्स हैं A B मिलकर AB2 बना रहे हैं और एक बार AB4 बना रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग केस है यहाँ पर भी। कह रहा है व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, ठीक है, तो इसका मतलब केस 1 AB2 का केस ले लेते हैं, AB2 का केस ले लेते हैं, लेट कर लेता हूं A का मास, लेट मास ऑफ A इज X, मास ऑफ B इज Y, तो मास ऑफ AB2 इज X प्लस 2Y, X प्लस 2Y, ठीक है। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी बेटा, इसकी फिगर बनेगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2 जिसका मोलर मास है X प्लस 2Y, उसको किस में डाल रहे हैं, 20 ग्राम बेंजीन में, ओके 20 ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं, 20 ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं, और कितना लोअर हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, 2.3 केल्विन, सो डेल्टा TF विल बी KF इनटू में M, डेल्टा TF इज गिवन द क्वेश्चन दैट इज 2.3 केल्विन, वो 2.3 केल्विन दे रखा है। KF वाटर के लिए दे रखा है, बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन, 5.1 केल्विन। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m का फार्मूला है 1/x प्लस 2y, x प्लस 2y,
और अपॉन में 20, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ था, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 110.87। इसके बाद कह रहा है केस 2, बेटा केस 2 AB4 वही फार्मूला लगाना है आप लोगों को, 1 ग्राम AB4 जिसका मास होगा x प्लस 4y, x प्लस 4y है, ध्यान रखिएगा x प्लस 2y नहीं 4y, क्योंकि यहाँ पर AB4 है, अगर A का मास x है, B का मास y है, तो इट विल बी x प्लस 4y, तो x प्लस 4y आ जाएगा। और यहां पर वही 20 ग्राम बेंजीन के अंदर डाला जा रहा है, पर जो लोअरिंग है बच्चों वो गौर करने लायक है, लोअरिंग 1.3 केल्विन है, 1.3 केल्विन। दोबारा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम हम डालेंगे, डेल्टा टीएफ इस बार 1.3 निकलेगा, केएफ 1.1 ही लेंगे, मोलैरिटी 1 अपॉन में x प्लस 4y अपॉन में 20 अपॉन में 1000 आएगा। यही इकलौता डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, यही इकलौता डिफरेंस क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो यहां से दूसरी इक्वेशन निकलेगी x प्लस 4y सॉल्व कर कर आ जाएगी 196.15, ये दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर इसके बाद दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, जैसे नॉर्मल एलिमिनेशन पॉइंट से हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आएगा, ठीक है ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 2.23, वर्बल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें पूछ रहा है सजेस्ट द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, पर मुझे अंदर से लग रहा है यार कि ये सवाल आएगा, पता नहीं क्यों। इसमें आ सकता है कि क्या कहते हैं उसे, एमसीक्यू बेस आ सकता है, मुझे लग रहा है भाई ये क्वेश्चन आएगा, आई डोंट नो व्हाट आई फील। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। इसको मैंने आप लोगों को आइडियल नॉन आइडियल में भी करवा रखा है, आप लोगों को पता है एन हेक्सेन एन ऑक्टेन कह रहे हैं, तो ये तो वैन डर वाल फोर्सेस है, नॉर्मल की बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। I2 और CCl4 जो पोलर सॉल्वेंट्स है, पोलर जिनमें पोल्स हैं, पोलर किस में होगा भाई, पोलर होगा जिसमें ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। पोलर के केस में डाइपोल फोर्सेस होंगे, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल अगर दोनों ए और बी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ए भी एक डाइपोल है, बी भी एक डाइपोल है, उन दोनों के बीच का फोर्स होगा डाइपोल फोर्स। पर अगर मान लो एक ए है जो पूरी तरह से आयन है और बी है जो पूरी तरह से डाइपोल है, उस केस में आयन डाइपोल फोर्स होगा, आयन डाइपोल फोर्स। जैसे कि Na प्लस एक आयन है और आपको कोई कहे HCl और Na+ के बीच का फोर्स क्या होगा, इट विल बी आयन डाइपोल फोर्स। बट अगर आपको कोई कहे कि HCl और HF का फोर्स क्या है, इट विल बी डाइपोल फोर्स। और अगर आपको कोई कहे कि जैसे पहला था ना एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन, दोनों में पोलैरिटी नहीं है, तो वो वैन डर वाल फोर्स। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा बेटा, जरूर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एम्स एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक लंबी छलांग मार रहा हूं मैं, 2.31 क्वेश्चन, 2.32 क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी बेटा बताइए, कौन से वाला 23 में, मेरी बात समझिए, जरूरी नहीं है ये जो क्वेश्चन इन्होंने बोले हैं वो आए, मतलब ये है कि अगर दो डाइपोल्स हैं, डाइपोल क्या होता है, जिसमें जैसे HCl है, ये एक डाइपोल है, कैसे पता लगा, इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। एक और डाइपोल ले लो, एक और डाइपोल ले लो HOH, ये भी एक डाइपोल है, नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो जब दो डाइपोल्स हो, ए और बी दोनों डाइपोल्स हो, तो उसके बीच के फोर्स को डाइपोल फोर्स कहते हैं, जैसे ये डाइपोल फोर्स, ठीक है। अच्छा अगर मान लो एक आ गया डाइपोल है बट दूसरा Na+ है, ये तो आयन है, इन दोनों के फोर्स को क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्स।
पर अगर मान लो ए एक मॉलिक्यूल है वो भी डाइपोल नहीं है और बी एक मॉलिक्यूल है वो भी डाइपोल नहीं है, दोनों ही डाइपोल नहीं है, दोनों ही डाइपोल नहीं है, तो क्या होगा? जब दोनों डाइपोल नहीं है भाई तो उस केस में आयन डाइपोल फोर्सेस होंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस होंगे। हाँ बेटा बताइए। हाँ तो एच बॉन्डिंग भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल फोर्स ही तो है गुड़िया। एच बॉन्डिंग इज व्हाट? एच बॉन्डिंग इज आल्सो ROH H2O, दिस इज व्हाट, ये इसके साथ जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। तो डाइपोल डाइपोल एच बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन और फोन के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है, इसको हम स्पेशल डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। इसके बाद हम सीधे छलांग मारते हैं, जैसे कि मैंने कहा था 2.32 क्वेश्चन। 2.32 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram ना जाऊं बस आप प्लीज 10 ग्राम CH3 CH2 CHCl COH, CH3 CH2 CHCl COOH, ये है हमारा कंपाउंड। इसका मोलार मास आप लोग निकाल लीजिएगा, 122.5 के करीब आएगा, 122.5 ग्राम करीब आएगा। और इसको डाल दिया है किसमें? 250 ग्राम पानी के अंदर, 250 ग्राम पानी के अंदर डाल दिया। 250 ग्राम पानी के अंदर आप डाल चुके हैं इसको। कह रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दे आर आस्किंग फॉर डेल्टा TF। अब हमें अच्छी तरह से पता है इट्स नॉट अ बिग डील यार, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आराम से निकाल लो भैया इसको, फिर हमें पता लगेगा यार इसमें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी पंगा है। क्यों है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। अब तुम कहोगे सर आपने बात गलत बोल दी, आपने कहा था कि इसमें नहीं होना चाहिए कहीं पर, क्या क्या नहीं होना चाहिए? मैंने बोला था क्या क्या होना चाहिए? एसोसिएशन होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए, या इवेंट ऑफ फैक्टर होना चाहिए, ओनली देन यू विल यूज आई, अदरवाइज आप लोग आई यूज नहीं करेंगे। मैंने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे भाई साहब। बट अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में कैसे आप इस्तेमाल करने को कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में एक और फैक्टर दिया हुआ है के, ये भी आ गया ना नया कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए। के आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया के। अब हम क्या करेंगे, इस के के इस्तेमाल से हम अल्फा निकालेंगे, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सच बात बताऊं 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर देते हैं, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। अगर किसी को याद नहीं है कोई घबराने वाली बात नहीं है, 11th क्लास के इक्विलिब्रियम में था। अगर किसी को याद नहीं है तो भैया अभी याद कर लो, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, और यहां से के ए अगर सी अल्फा स्क्वायर होता है तो के ए डिवाइडेड बाय सी का रूट क्या निकल जाएगा? अल्फा। और के ए कितना दे रखा है? 1.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में सी। हाँ भाई, सी का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होगी? 10 अपॉन में 122.5 अपॉन में 250 अपॉन में 1000 होगा या नहीं? ऊपर से देखो। यस यस यस। आप जब कैलकुलेट करेंगे सी, इट विल बी 0.32, यहां से अल्फा निकल जाएगा और अल्फा की वैल्यू अराउंड 0.06 आएगी, मुझे याद है 0.06 आएगी अल्फा की वैल्यू, लगभग। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 0.06 आ। सर अब क्या करना? अब क्या करना? अब तो सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू, आई का फार्मूला क्या था? जल्दी बता दो, आई का फार्मूला क्या था? आई और अल्फा का रिलेशन याद करिए। I is equals to 1 minus, sorry, alpha is equals to I minus 1
अपॉन में n माइनस वन। यस, अल्फा इज 0.06, आई निकालना है -1 अपॉन में n फैक्टर। हर एसिड का यहाँ पर n होगा 2, क्योंकि हर एसिड दो भागों में टूटेगा। एवरी एसिड RCOH विल बी स्प्लिट इनटू RCOO माइनस और H प्लस। देयर शुड बी नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। n हमेशा RCOH टूटेगा RCOO माइनस और H प्लस। तो 2 माइनस 1, यहां से आई आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आई आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 1.06, क्योंकि एसिड है ना बच्चे, एसिड। इतना कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक से भी आएगा, एसिड, एसिड डिसोसिएट। 1.06 आ जाएगा, आई आ जाएगा 1.06। अब इधर फार्मूला लगा देंगे। नाउ क्या फार्मूला है जल्दी बता दो। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई। अब आपको सब कुछ पता है, यहां से डेल्टा TF निकल जाएगा, यहां से डेल्टा TF निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2.33 क्वेश्चन पर। 2.33 क्वेश्चन, 2.33 क्वेश्चन देखिए। 2.33 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2.33 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19.5 ग्राम फ्लोरो एसिटिक एसिड, जरा देखिए ध्यान से, 19.5 ग्राम फ्लोरो एसिटिक एसिड CH2FCOOH, इसका भी मोलार मास आप लोग निकाल लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। इसका मोलार मास आप निकाल लेंगे, नॉट अ बिग डील, 78 आएगा। और कितने ग्राम में डालेंगे भाई साहब, कितने ग्राम में डालेंगे ये तो बता दो। 500 ग्राम पानी, अरे वाह, 500 ग्राम पानी वाटर। क्वेश्चन में क्लियर कट कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर निकालो, डंके की चोट पे कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। ये क्वेश्चन भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं, जरा बता दो मुझे कौन से दो तरीके हैं। के तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1, वे 1 क्या है जल्दी बता दो। यस 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 माय डियर, यस। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई। सीधे यही से आई लगाते हुए सवाल को आगे बढ़ाएंगे और सीधे सवाल करके आंसर लाएंगे। और व्हाट इज वे नंबर 2, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, और यहां पर हम क्या डालेंगे, निकालेंगे एबनॉर्मल मोलार मास, और यहां से एबनॉर्मल मोलार मास निकालने के बाद नॉर्मल मोलार मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलार मास। दो तरीके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई करके करेंगे। उस केस में इसका 78 शुरू में मान लेंगे और डाल देंगे 78। फिर दूसरे केस में जब हम डालेंगे तो हम डालेंगे 19.5 ग्राम CH2FCOOH और इसके मोलार मास को X मानेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग निकाल रहे हैं एबनॉर्मल मोलार मास, फिर उसका रेशो बताएगा आई। इस दो तरीके से कर सकते हैं हम सवाल को। और यहां पर भी आपको बता दूं n की वैल्यू 2 होगी, जहां पर भी एसिड दिख जाए एसिड हमेशा 2 होगा। एसिड याद रखना, डाइमराइज शब्द अगर आ जाए वो अलग बात है, और अगर एसिड एसिड डिसोसिएट होगा इट विल ऑलवेज बी 2, ये हमेशा 2 होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अरे आ रही है नहीं आ रही बताओ। हाँ
बहुत सारे सवाल करे हैं, बट अगर ये सवाल आप नहीं देखेंगे, और पेपर में एक बहुत बड़ी बात है तरीका करने का इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तरीका अगर आपका गोल्ड हो जाता है तो आप सारा सवाल, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसका एक आखिरी सवाल मैं कराऊंगा, इसके बाद चैप्टर 2 को मैं हाथ नहीं लगाने वाला। एक आखिरी सवाल करवाऊंगा, 2 सवाल करवाऊंगा मेरे आखिरी, 2.40 और 2.41, ये 2 सवाल होंगे आखिरी सवाल। अगर किसी को चैप्टर 2 का वन शॉट देखना है तो मैंने पीछे वाले वीडियो में भी करा था, हमने कुछ दिन पहले इसका वो करा था, वन शॉट करा था चैप्टर 2 का, वो आप देख सकते हैं चैप्टर 2 वहां से। पूरा चैप्टर 2 मैंने पूरा बताया था। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर, इससे मेरा चैप्टर 2 पूरा हो गया। 2.40 क्वेश्चन, 2.40 क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, कितना CaCl2 डालेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है। सबसे पते की बात क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन 2.47। कह रहा है कितना ग्राम CaCl2 डालेंगे, x ग्राम CaCl2 डालेंगे। कितने लीटर पानी में, 2.5 लीटर पानी में, 2.5 लीटर ऑफ वाटर, 2.5 लीटर पानी में। अच्छा, CaCl2 का मोलार मास क्या होगा, CaCl2 का मोलार मास आप निकाल लेंगे, 111 ग्राम होगा, 111 ग्राम पर मोल के आसपास होगा। अब आपको कह रहा है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए आई कितना है, यहाँ पर कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ CaCl2, तो x ग्राम CaCl2, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.75, 0.75 atm। कोई भी स्टंट नहीं मारना, किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं करना। मैं बार बार बता रहा हूं, टेम्परेचर के अलावा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको केल्विन में बदल दो बस, और कुछ। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारा 300 केल्विन बस। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या है, CRT_I बस, और क्या, सारी चीजें डालो और सवाल का आंसर निकालो। हाँ जी बेटा बताइए। अरे बेटा अभी तो मैंने बताई, तो भूल गई पीछे है, 0.0821। वही। एक बात बताओ ना, मैंने बार लीटर पर मोल पर केल्विन बताई इसकी, बार लीटर पर मोल पर केल्विन बताई। फिर मैंने क्या बताया पहली स्लाइड में, क्या बताया कि एक बार एक एटमॉस्फेयर के अलावा बराबर है। एक्चुअली में एक ATM इज रफली इक्वल टू 1 बार, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर क्या है, एक ATM इज 0.987 बार ना, तो हार्डली मैटर, 0.0821 लिख लो, उसके लिए छोड़ो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और बात बता दूं, हर तरह का कांस्टेंट CBSE में दे रखा होगा, चिंता ना करो, हर तरह का कांस्टेंट CBSE में दे रखा होगा। CBSE बोर्ड इन चीजों का ख्याल रखती है, वो कहती है कि भैया याद मत कराओ बच्चों को, किसी भी तरह की चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। तो CBSE में हर तरह के कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, फिजिक्स में भी याद मत करना कांस्टेंट, हर कांस्टेंट की। आर आपको लग रहा है मैं याद कर लूं, मेरी कौन सी यूनिट आ जाएगी, घबराओ मत, यूनिट दे रखा होगा। सिंपल एप्लीकेशन पे सवाल पूछता है CBSE, तो फार्मूला डालो आंसर निकालो, बस बात खत्म। 2.41 आखिरी सवाल आज की शाम का, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming its complete dissociation। बस एक बात, छोटी सी बात बता दो, आज की क्लास की शुरुआत में बताया था मैंने, आज की क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था यहां पर, यस 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 यस, डिसोसिएशन के लिए बता चुका हूं मैं पहले ही, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आई ही एन है, आई ही एन है, आई ही एन है कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए। तो यहां पर आई विल बी इक्वल टू एन, ठीक है। अच्छा जरा बता दो क्या है सॉल्यूट, K2SO4। अब तो ये तो बता दो K2SO4 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अजीब ही बात कर रहे हो तुम लोग, तो फटाफट से बताओ। K2SO4 कैसे टूटेगा, 2K में टूटेगा, और एक SO4 2- में टूटेगा। देयर इज नो नीड कि आप शो करके दिखाओ,
आप डायरेक्ट लिख सकते हो I3, आप डायरेक्ट लिख सकते हो I3 और फिर आपकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि आपको फिर पाई इज इक्वल्स टू CRT डॉट I लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है? श्योर? अरे सॉल्यूशन कर लिया है, अब सुनिए मेरी बात। इसके बाद आप वेरी गुड, इसके बाद सॉल्यूशन